हैं, थीसिस हैं, वो हमें एनालाइज करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें गैप क्लियर हो जाए कि किस चीज पे स्टडी नहीं हुई है जिसको हम आगे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं. So literature review is a summary of what others have already researched on a topic. Why literature review is important? To avoid repeating work and find new ideas. Obviously अगर हम पुराना रिसर्च जो है वो नहीं पढ़ेंगे, पुराना लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है हम सेम काम रिपीट कर दें. अगर सेम काम रिपीट हो जाता है तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं होएगा, किसी जर्नल में पब्लिश नहीं होएगा, आपका रिसर्च पेपर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पीएचडी में प्रॉब्लम आएगी फिर. तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम चेक कर लें कि जो हम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो तो नहीं चुका. सो टू अवॉइड रिपीटिंग वर्क एंड टू फाइंड न्यू आइडियाज. उसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम सेम चीज रिपीट कर रहे हैं तो वो फिर काउंट नहीं होती. सो इट हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाट रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन ऑन द टॉपिक. It helps to identify the gaps or missing areas that need further study. It also prevents duplication of work and it improves research quality. And it provides a strong theoretical background for your research. Now, what are the sources of research? Obviously, journals, books, websites, conference papers, theses, reports. Okay, तो आप अपना टॉपिक गूगल में टाइप करके उससे रिलेटेड जो काम है वो पढ़ सकते हो. Now, to find the research gap and search problem, there are some steps we have to follow. Okay? तो रिसर्च गैप कैसे फाइंड करना है, रिसर्च कॉल जो अपनी प्रॉब्लम है वो कैसे सेलेक्ट करनी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू चूज आवर टॉपिक. ठीक है, एक ब्रॉड टॉपिक जो है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड या हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हमें चूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिटल एजुकेशन चूज कर लिया. So learning and teaching using computers, mobile phones and internet instead of only traditional classrooms. Second step क्या किया मैंने, उससे रिलेटेड आर्टिकल चूज करे. तो I have used Google Scholar, Scopus, etc. Now how to do it? First we'll open a research website. रिसर्च वेबसाइट में गूगल स्कॉलर आ गया, स्कोपस आ गया, कोई भी रिसर्च वेबसाइट आप खोल सकते हो. आप डायरेक्टली टॉपिक भी लिखते हो तो उसके साथ लिख दो रिसर्च पेपर, जो भी आप ईयर के पढ़ना चाहते हो, तो रिलेटेड जो लेटेस्ट हैं वो आ जाते हैं. देन सेकंड वन इज टाइप योर टॉपिक इन द सर्च बॉक्स. दैट इज यू हैव टू राइट सिंपल कीवर्ड्स. मैंने डिजिटल एजुकेशन चूज किया था तो मैंने उसमें डिजिटल एजुकेशन लिख दिया, या ऑनलाइन लर्निंग इन रूरल एरियाज लिख दिया, ये इम्पैक्ट ऑफ ई लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स लिख दो. इस टाइप से कीवर्ड्स डाल दिए. देन विल क्लिक ऑन सर्च. देन यू विल सी अ लिस्ट ऑफ सर्च पेपर्स, आर्टिकल, थीसिस. ठीक है, क्योंकि पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है. देन वी विल रीड द टाइटल फर्स्ट. सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइटल पढ़ना है. टाइटल से हमें आइडिया मिल जाएगा जो हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कि उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो वी हैव टू चूज आर्टिकल्स दैट मैच योर टॉपिक. देन वी विल रीड द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक शॉर्ट समरी है जो हर रिसर्च पेपर के स्टार्टिंग में दे रखी होती है. सो एब्स्ट्रैक्ट टेल्स व्हाट द स्टडी इज अबाउट, हाउ इट वाज डन, व्हाट वाज फाउंड. तो एब्स्ट्रैक्ट में हमें जब भी आप रिसर्च पेपर आप भी जब सेंड करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट में आप पूरा समरी लिखोगे कि इस पेपर में आपने क्या काम किया है, किसके बारे में किया है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करी है और क्या रिजल्ट्स आए हैं. तो हमें एब्स्ट्रैक्ट से पूरे पेपर का आइडिया मिल जाता है. देन वी विल डाउनलोड और नोट इम्पोर्टेंट पेपर्स. तो आप डाउनलोड करके उसको बाद में पढ़ना चाहते हो, एक आप फोल्डर बना लो जिसमें आप सारे पेपर सेव करके रख लो. ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो. Now, why this step is important? It helps you to know what is already studied and it prevents repeating the same research. It helps you to find the research gaps. It gives ideas for your own research problem. For example, again, my topic is digital education. So, digital education challenges for college students. You may find study about urban schools, study about technology tools, okay, but no study about rural colleges. Then this become your research gap. Okay. So
अर्बन स्कूल्स के बारे में काफी स्टडी है, कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में है, रूरल कॉलेजेस के बारे में कोई स्टडी नहीं है, ठीक है, या फिर काफी लिमिटेड स्टडी है, तो वो एक गैप हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट वी विल रीड द एब्स्ट्रैक्ट। सो चेक इफ आर्टिकल इज यूजफुल। जो आप एब्स्ट्रैक्ट से आपको आइडिया मिल रहा है कि अगर तो आर्टिकल यूजफुल है तो सेव कर लो, रख लो, अदरवाइज रहने दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। सो व्हेन यू फाइंड अ रिसर्च पेपर, डोंट रीड द होल पेपर इमीडिएटली। सारा पेपर पढ़ने लग जाओगे तो आपको क्लियर भी नहीं होगा इसमें क्या है। तो सिंपली पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो, वो टाइम भी बचाएगा हमारा, हमें आइडिया भी मिल जाएगा कि इसमें क्या डिस्कस किया हुआ है, कौन से रिजल्ट्स हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं। सो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? अगर आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी हो, देन एब्स्ट्रैक्ट इज अ शॉर्ट समरी एट द बिगनिंग ऑफ द आर्टिकल। इट टेल्स यू क्विकली व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, हाउ द स्टडी वाज डन, एंड व्हाट द मेन रिजल्ट्स आर। Now, why read the abstract first? Because obviously it saves our time. पूरा आर्टिकल नहीं हमने पढ़ना, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है तो टाइम बचाएगा। So it helps you decide if the article is related to your topic. It avoids reading unnecessary papers. Obviously, it helps you to select the best studies for your literature review. Now, what to look for in the abstract? Ask the simple question: is the topic similar to my research? Okay, जो भी ये टॉपिक है मेरे रिसर्च से रिलेटेड है या नहीं है। Who were studied? Okay, students and teachers, rural areas, etc. What method were used? कौन सा मेथड उसमें यूज किया? एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, एनालिसिस, क्या है इसमें? तो व्हाट डिड दे फाइंड? इसमें क्या फाइंड किया उन्हें, क्या रिजल्ट आए हैं? इज देयर समथिंग मिसिंग दैट आई कैन स्टडी फर्दर? इसमें कुछ ऐसा उन्होंने मिस किया जिसको मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस पे काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल एजुकेशन इन रूरल कॉलेजेस। एब्स्ट्रैक्ट हमें क्या बता रहा है कि स्टडी कंडक्टेड ऑन अर्बन प्राइवेट स्कूल्स यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम। So this article is not fully useful, but it shows a gap. That is no study in rural areas. Now another abstract मैंने पढ़ा, उसमें क्या आ गया, कहता research on internet access challenges among rural university students. So this article is very useful for your review. So conclusion क्या हुआ यहाँ से? So reading the abstract first helps you quickly select the right research paper and focus only on relevant studies. Now next one is identify key findings. Key findings वही जो main उसमें results आए हैं. What did the author discover? After reading the abstract and important parts of the paper, the next step is to find the main results of the study. These results are known as key findings. Key findings क्या होती हैं? These are, you can say, the most important discoveries made by the researcher after doing the study. तो किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मिलता हमें की फाइंडिंग से? What did the research prove? What relationships were found? What conclusions were made? Relationship were found means जो उसने वेरिएबल लिए हैं वो आपस में किस टाइप से रिलेट कर रहे हैं। Now, how to identify key findings? Look at these sections of the article. Simply result, discussion, conclusion. Okay. ये एंड में दे रखे होते हैं आर्टिकल के। Then you have to search for sentences. The study found that, result shows that, it was observed that. इस टाइप से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स हैं जो उस रिसर्च पेपर के आए हैं। तो सिंपल एग्जांपल यू कैन से द रिसर्च टॉपिक इज इफ डिजिटल एजुकेशन, देन आफ्टर रीडिंग द पेपर यू नोट students using online learning, improved flexibility in study time. Poor internet access affected rural students' performance. Teachers needed training to use digital tools effectively. So these are the key findings. Now, why this step is important? It helps you to understand what is already known. It helps you to compare different studies. It helps you to avoid repeating the same work. It helps you to build your own research idea.
जैसे इस टाइप से मैंने आप की फाइंडिंग्स की एक लिस्ट बना सकते हो, उसके ऑथर्स कौन से हैं, कौन से ईयर में ये स्टडी हो रखी है, उसकी की फाइंडिंग्स क्या है। तो वहां से आप ऐसे अगर कुछ पेपर्स का लिख लेते हो रिजल्ट्स, तो आपको वहां से गैप का आइडिया मिल जाता है। सो फाइनल आइडिया क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, द मेन मैसेज और डिस्कवरी ऑफ द रिसर्च पेपर। नेक्स्ट, note the limitations of the paper also. Now, what did the study not cover? Now, after study the research paper or after understanding the key finding, you should also check the limitations of the study. तो कईयों को limitations पेपर में एंड लास्ट में दे रखी होती है, कईयों में नहीं दे रखी होती। ठीक है, तो उसकी क्या limitations है वो आपने चेक करनी है। Then limitations क्या बताती है हमें, limitation tell us what the research did not study or where it was weak। तो कहाँ पे इसमें कमी रह गई है। तो लिमिटेशंस हमें क्या मिलता है, लिमिटेशंस आर द क्या है, मेनली रिस्ट्रिक्शंस है और मिसिंग पार्ट्स है रिसर्च स्टडी का। तो वहां से हमें वो गैप पता चल जाता है। सो दे आंसर व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या चीज उसने छोड़ दी है, क्या इंक्लूड नहीं किया है। व्हाट कुड नॉट बी स्टडीड, वेयर कैन फ्यूचर रिसर्च इंप्रूव, फ्यूचर में इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। नो वेयर टू फाइंड लिमिटेशंस इन अ पेपर, अगेन लिमिटेशंस कहाँ मिलती है हमें, डिस्कशन कंक्लूजन सेक्शन में भी मिल जाती है। और कई बार वही लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी कईयों ने लास्ट में टॉपिक भी दे रखा होता है, हेडिंग बनाया होता है प्रॉपर। तो सिंपल, सपोज स्टडी टॉपिक इज ऑनलाइन लर्निंग, देन रिसर्चर्स स्टडीड only urban students, only one college, only one semester. So they did not study rural students, long-term impact, you can say the different subjects. So these are the limitations. Now, why are limitations important? They help you to find the research gap. लिमिटेशन से ही क्या कमियां रह गई है, वहीं से हमें पता चलता है कि रिसर्च गैप क्या है जिसपे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सो दे शो वेयर न्यू रिसर्च इज नीडेड, दे हेल्प यू टू डिजाइन अ बेटर स्टडी। एवरी रिसर्च हैज ऑब्वियसली लिमिटेशंस, हर एक रिसर्च कोई भी काम कर लो उसमें कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, जो गैप है वही ढूंढना जो मेन टास्क होता है हमारा। तो ऐसे हम लिमिटेशंस का भी एक बना सकते हैं अपना समरी टाइप, ऑथर का नाम लिख लिया, ईयर लिख लिया, लिमिटेशंस क्या है, स्टडी लिमिटेड टू अर्बन स्कूल्स, स्मॉल सैंपल साइज लिया है इसमें, तो इसने डिड नॉट एनालाइज इंटरनेट असेस। इस टाइप से लिमिटेशंस की भी एक समरी बना सकते हो। नाउ फाइनल आइडिया, लिमिटेशंस क्या है, व्हाट द स्टडी कुड नॉट डू और डिड नॉट इंक्लूड। So these limitations often become your new research topic. Now, finding the gap. Look for repeated limitations across papers. अगर हमें सेम लिमिटेशन जो है कई पेपर्स में मिल रही है, and after reading many research papers you compare them to see what is still missing or not studied properly. So this missing part is known as research gap. Now, why finding the gap is important? It makes your research original. ठीक है, इससे क्या है, जो भी हम काम करेंगे हमारा ओरिजिनल होएगा, रिपीटेड नहीं होएगा। अवॉइड रिपीटिंग ओल्ड वर्क, इट सॉल्व्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, it leads to new knowledge. Then final idea is that is finding the gap means discovering what is still unknown after reviewing existing research. Now, for example, studies focus on cities but not on villages. Now, how to formulate a research problem. Now, convert after finding the research gap, convert that gap into the question. That is, after finding the research gap, the next step is to turn that gap into clear question that your study will answer. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, वहीं से हमें अपनी काम की डायरेक्शन मिलेगी। सो दिस क्लियर क्वेश्चन इज कॉल्ड द रिसर्च
problem. So what is research problem? The research problem is a specific issue or question that you want to study and solve through research. And it explains what you are going to study. आप किस टॉपिक पे काम करने जा रहे हो, who it affects, इसमें से क्या इफेक्ट होएगा, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. Now, for example, what challenges do rural students face in e-learning? So key problems क्या है? Inadequate infrastructure है, inadequate resources है, limited availability of qualified teachers. ठीक है, तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं. So what is the research objective? ऑब्जेक्टिव क्या, दैट इज द स्पेसिफिक गोल ऑफ द स्टडी. हमने टॉपिक तो चूज कर लिया, उस टॉपिक पे क्या क्या काम हमने करना है. इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. तो 3 to 4 या 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. आपको सिनॉप्सिस में भी लिख के देना पड़ेगा कि इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स पे आप काम करोगे. So after writing the research problem, you must decide what exactly you want to achieve through your study. So these goals are called research objectives. So what is a research objective? The research objective defines primary goals of a research study. So it should be specific, measurable, achievable, relevant and time bound. Objectives हम इतने भी नहीं लिख सकते, ठीक है, कि पीएचडी करने में हमें 10 साल लग जाए. ठीक है, तो 3 to 4, 4 to 5 सफिशिएंट होते हैं. व्हाट आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स? अगर प्रॉपर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द रिसर्च प्लान टू डू एंड टू फाइंड आउट. They answer what will be studied, what data will be collected, what will be analyzed. Now, why are research objectives important? Research objectives gives direction to the research. It helps in choosing methods and data. It keeps the study focused. It makes results easy to measure. Now, how to write objectives? तो आप जब सिनॉप्सिस लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, तो उसमें प्रॉपर वर्डिंग क्या होनी चाहिए, उसमें एक्शन वर्ड्स आने चाहिए. एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या है कि कैसे स्टार्ट होने चाहिए. वी विल एनालाइज या टू एग्जामिन, टू आइडेंटिफाई, टू कंपेयर, टू इवैल्यूएट, टू स्टडी, इस टाइप से होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज access to internet among rural students, एक ऑब्जेक्टिव हो गया ये. ऑब्जेक्टिव 2, टू स्टडी इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस. टू स्टडी वर्ड आ गया. What are the features of good objectives? It should be clear, measurable and realistic. Good research objectives are clear and specific so that they are easy to understand. They should be measurable, meaning data can be collected to achieve them. They must be realistic and achievable within the given time and resources. तो 3 साल का अगर आपके पीएचडी का टाइम है, तो 3 साल में आपने उसको कोशिश करनी है कि कंप्लीट कर लो. तो दे शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम एंड गाइड द स्टडी. तो ऑब्वियसली जो आपने टॉपिक चूज किया है, ऑब्जेक्टिव्स भी उससे रिलेटेड ही होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, रिसर्च रिपोर्ट. जब आपने स्टडी कर ली तो ऑब्वियसली आप रिसर्च रिपोर्ट भी बनाओगे. रिसर्च रिपोर्ट क्या है? अ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग योर फुल रिसर्च. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट? रिसर्च रिपोर्ट विल कम्युनिकेट फाइंडिंग्स टू द अदर्स. तो उसको हम काम करके अपने पास नहीं ना रख सकते. अपने पास रख लिया तो वो मीनिंगलेस है. ठीक है, मीनिंगफुल कब होएगा? जब वो बाकी भी उसको पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर क्या होता है रिपोर्ट्स का? दिस इंट्रोडक्शन, रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स.
उसमें टाइटल पेज आ जाता है। टाइटल पेज में क्या आता है, इट इंक्लूड्स टाइटल, ऑथर नेम, इंस्टीट्यूट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर, जो भी सबमिशन डेट आ गई, ये सारी चीजें आ जाती है। देन एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की फाइंडिंग्स, ठीक है, या आपका 200 to 300 या 250 वर्ड इस टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आ जाती है। इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, ठीक है? उसके बाद मेथडोलॉजी, इसमें आप क्या सैंपल यूज कर रहे हो, डाटा यूज कर रहे हो, कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हो। रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, आपकी की फाइंडिंग्स आ जाएंगी, आपने क्या रिजल्ट्स निकाले हैं आपकी स्टडी से, क्या फाइंडिंग्स मिली हैं। रेफरेंस क्या है, आपने कौन से पेपर पढ़े थे जहाँ से आपने गैप लिया है, ठीक है, कहाँ से रेफरेंस उठाया है। सो टाइटल पेज में क्या है, टाइटल, नेम, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें। एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट समरी होगी। इंट्रोडक्शन विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड इट्स इंपॉर्टेंस। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन आ गया, यू विल डिस्कस द पास्ट स्टडीज रिलेटेड टू दैट टॉपिक। methodology section, you will explain how research was done, like survey of 200 students. Then data collection tools, questionnaire, interviews, observations. Result section में क्या आ जाएगा, you will present findings using tables or explanation. Discussion section क्या है, you will interpret what results mean. Conclusion, that is the final understanding from study. क्या रिजल्ट्स हमारे फाइंड किए हमने। Recommendations, that is suggestions for future research. इसको बेस लेके आप फ्यूचर में किस टाइप से रिसर्च कर सकते हो। रेफरेंस, वी विल गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स, जिन्होंने पहले काम किया है, ठीक है, उनका उनके रेफरेंस देने हैं हमने। तो रेफरेंस के काफी सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे एपीए स्टाइल है ये, इसमें ऑथर नेम, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, फिर पूरा आपके पेपर का जो टॉपिक होता है वो फुल आ जाता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ठीक है, आर्टिकल टाइटल ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। डीओआई मीन्स डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो और एक जो भी आर्टिकल आपका पब्लिश होता है तो उसका एक डीओआई नंबर होता है, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, उसको इशू हो जाता है जनरल वालों की तरफ से। जब भी आपने आर्टिकल लिखना है, पेपर लिखना है, रिव्यू आर्टिकल हो गया, ठीक है, यू विल अवॉइड प्लेगरिज्म, तो कॉपी नहीं करना चैट जीपीटी से या कहीं से, ठीक है। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि वो सबसे जनरल वाले जो क्या करते हैं, सबसे पहला काम उनका यही होता है कि प्लेगरिज्म चेक करना है। तो अगर प्लेगरिज्म आपका अबव 10% हो गया, तो एक लिमिट होती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इक्वेशन ले लो, सिंपली आइंस्टाइन इक्वेशन है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही आप लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए ऐसी चीजों के लिए 10% तक होता है। तो अबव 10% हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप पे ही, ठीक है? तो इट शुड बी बिलो 10%। Academic writing style, it should be formal, clear and objective language. Use of headings is must. हेडिंग से हमें उसमें क्या लिखा है, एक प्रॉपर पैटर्न बनता है, वो क्लियर हो जाता है। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट क्लियरली। टेबल्स एंड फिगर्स, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो एक पैराग्राफ की बजाय अगर टेबल बना दें उसका, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो जाती हैं। तो जो भी रिव्यू करेगा उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको जो आप फिगर बना दोगे, ग्राफ बना दोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और अच्छा क्लियर हो जाता है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग मीन्स, जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो या और कुछ भी लिखते हो, तो ग्रामर का स्पेशली ध्यान रखना है। थीसिस राइटिंग, इट इज ऑल्सो अ report, you can say the detailed version of research report। डिफरेंस क्या है, आर्टिकल शॉर्ट हो जाता है, तो
शॉर्ट से शॉर्ट जो है आपका 4 to 5 पेजेस मिनिमम आ जाते हैं, तो मैक्सिमम तो 10-20, डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक और रिसर्च, जो भी काम किया है उसके अकॉर्डिंग होता है। थीसिस क्या है? थीसिस आपका डिटेल्ड वर्जन है। तो मेन जो आर्टिकल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, मेथड्स, रिजल्ट्स, ये चीजें। कीवर्ड्स मींस जो उसमें मेन वर्ड्स यूज हो रखे हैं, आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिसर्च से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ई लर्निंग, रूरल एजुकेशन, डिजिटल डिवाइड। पीर रिव्यू प्रोसेस, दैट इज एक्सपर्ट्स इवेल्युएट योर पेपर। जब भी आप जर्नल में सबमिट करोगे तो वो फर्दर आगे जो आपका पेपर है वो एक्सपर्ट्स को भेजते हैं। तो एक्सपर्ट्स जो है उसको इवेल्युएट करते हैं कि सेम काम जो है रिपीट तो नहीं हो रखा, इसमें क्या नया है आपने किया। उसको बोलते हैं पीर रिव्यू प्रोसेस। इन सब में मेन चीज क्या है? एथिक्स, दैट इज ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी इन रिसर्च। रिसर्च एथिक्स जो है वो नहीं आपने भूलने, दैट इज ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी। ठीक है, कॉपी नहीं करना कहीं से कुछ भी। अगर कोई आपका टॉपिक ऐसा है, ठीक है, उसको आप कॉपी कर रहे हो, कोई चीज ऐड कर रहे हो अपने रिसर्च में, उसको उसका रेफरेंस एंड में जरूर देना है। लास्ट फाइनल स्टेप ये क्या होता है हमारा? वी विल शेयर आवर रिसर्च इन द जर्नल्स। जर्नल्स, ये कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन होती है। तो उसके बाद पीर रिव्यू, रिव्यू जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास भेजा जाता है आपका पेपर। पेपर अगर आपका अच्छा हो तो डायरेक्टली भी एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर वो रिवीजन के लिए आपको भेज देते हैं, जो जो उसमें कमियां होती हैं कि इसमें ये एक्स्ट्रा ऐड करो, ये आपने लिया इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसको चेंजेस करने के लिए बोल देते हैं। तो फिर आप दोबारा से चेंज करके फिर दोबारा सबमिट करते हो। देन अगेन वो रिव्यूअर पे भेजते हैं कि जो आपने बोला था उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, तो आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। तो अगर तो वो उस आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो ओके कर देते हैं, तो आपका पेपर पब्लिश हो जाता है। अगर उनको दोबारा रिवीजन की जरूरत मिलती है कि हाँ नहीं इसमें तो और ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो वो सेकेंड टाइम भी आपको रिवीजन भेज सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर रिवीजन जो है पेपर अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स में पब्लिश हो जाता है। तो ऐसी जर्नल्स की मैंने कवर पेज लगाए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, चाइनीज फिजिक्स लेटर्स, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, करंट केमिस्ट्री लेटर्स, जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आप स्कोपस के साइट पे जर्नल्स जो है वो सर्च कर सकते हो। सिंपली अगर आप गूगल में डाल के करोगे, कई बार क्या होता है ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनका उन्होंने लिखा होता है 7 इम्पैक्ट फैक्टर, 8 इम्पैक्ट फैक्टर, पर एक्चुअल में वो क्या है, वो सारे फेक होते हैं। आपने स्कोपस की साइट पे जाना है, ठीक है, या सिंपली SCIMAGO, साइमेगो, ये आप गूगल में टाइप कर दो तो SCIMAGO वो ओपन हो जाता है। उसकी साइट ओपन हो जाएगी, वहां पे आप चेक करो पहले कि ये जनरल है या नहीं है। ठीक है? उसके बाद अपना पेपर सबमिट करो। सबसे जब भी आपने पेपर सबमिट करना है किसी जर्नल में, तो पहले चेक करना है कि जर्नल जो है वो फेक तो नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं 2 दिन में पब्लिश कर देंगे, 3 दिन में पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। बाद में आप पैसे देके पब्लिश भी करा लोगे, चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि आपने पब्लिश करा लिया, आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो काउंट ही नहीं होगा PhD में, क्योंकि वो फेक जर्नल है। तो प्रेफर करना, ये ध्यान रखना है इन चीजों का कि जब भी आप किसी जर्नल में सबमिट करते हो तो वो सही जर्नल होना चाहिए। तो क्या पढ़ा आज हमने कि रिसर्च पेपर लिखना कैसे है, गैप फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स चूज करने हैं अपने, 3 to 4, 4 to 5 ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं। ऑब्जेक्टिव से हमें डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन मिलने के बाद क्या हमने उस पर काम करना है, मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, जो भी आपके गाइड आपको बताएंगे, जो भी आप उनके साथ डिस्कस करोगे, उसको उस पर आप काम करोगे। देन उसकी रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे। रिसर्च रिपोर्ट क्या है, आप रिसर्च पेपर लिखोगे, रिव्यू पेपर लिखोगे, वो सबमिट करोगे।
ठीक है, सबमिट करने के बाद पब्लिश हो जाते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी पेपर आपने, मतलब 2 पेपर हैं या 3 है, जितने भी होंगे, स्कोपस के जर्नल में पब्लिश करने हैं। ठीक है, इन फ्यूचर भी आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छे जर्नल में पेपर आपने पब्लिश किए हैं। थैंक यू। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. 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 ओके।